सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। आलमी सतह पर पाकिस्तान को एक और बड़ी कामयाबी मिल गई है। चंद महीनों पहले तक जिस मईशत के डिफ़ॉल्ट की बातें की जा रही थीं, आज उसकी ग्रोथ की तारीफ आलमी मालियाती इदारे, रेटिंग एजेंसीज, खत्ते के दीगर ममालिक और दुनिया की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी कर रही हैं। IMF के $7 बिलियन के प्रोग्राम के बाद वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को $20 बिलियन के एक बड़े इकनॉमिक पैकेज का प्लान दे दिया है। ये इक़्तिसादी पैकेज आइंदा 10 सालों में कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत दिया जाएगा। वर्ल्ड बैंक के 24 में से 19 डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के में वोट देकर इस मुआहदे की मंजूरी दी है जो आलमी सतह पर पाकिस्तान और पाकिस्तानी मईशत की ग्रोथ पर एतमाद का इजहार है। इस पैकेज के तहत बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत को कम करने के लिए जामे इक़दाम किए जाएंगे। क्लाइमेट चेंज को हल करने और ग्रीन एनर्जी की प्रमोशन पर तवज्जो दी जाएगी। एनर्जी प्रोडक्शन कैपेसिटी में 10 गीगावाट का इजाफा किया जाएगा। प्लान के मुताबिक 60 मिलियन अफराद को साफ पानी और सफाई सुथराई की सहूलियात फराहम की जाएंगी। 12 मिलियन तलबा को मेयारी तालीम मिलेगी और 50 मिलियन अफराद को सेहत की सहूलियात भी दी जाएंगी। मुल्की GDP के 15% से ज़ायद टैक्स रेवेन्यू का टारगेट भी इसमें रखा गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी पाकिस्तान की मईशत की तरक्की के हवाले से अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तानी मईशत की कुछ सेक्टर्स में नुमायां ग्रोथ की तारीफ की है। फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक इस टेक्नोलॉजी और डिजिटल इकोनॉमी में पाकिस्तान ने ज़बरदस्त ग्रोथ हासिल की है। फ्रीलांसिंग में पाकिस्तान दुनिया के चौथे नंबर पर मौजूद है। 2 साल के दौरान ई-कॉमर्स में 50% का इजाफा हो चुका है। एग्रीकल्चर सेक्टर ने मुल्की मईशत को मुश्किल वक्त में अच्छा सहारा दिया है। टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से गंदम और चावल की पैदावार में इजाफा हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बेहतरी के लिए किए गए हुकूमती इक़दामात के नतीजे में आलमी रैंकिंग में 6 पॉइंट्स की बेहतरी आई है। अब पाकिस्तानी इकोनॉमी एक स्टेबिलिटी की तरफ अपना सफ़र बड़ी तेज़ी के साथ जारी रखे हुए है और अभी जो $20 अरब का प्रोग्राम है 10 साल का, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी पर क्या मुस्बत असरात मुरतब कर सकता है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। हारून शरीफ साहब, साबिक वज़ीर के बहुत शुक्रिया हारून साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये जो 10 साल प्रोग्राम वर्ल्ड बैंक की जानिब से दिया जा रहा है, IMF के प्रोग्राम के बाद ये एक और एतमाद का इजहार है पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की इकोनॉमी पर, पाकिस्तान की हुकूमत पर। क्या समझते हैं आप? जी, वर्ल्ड बैंक का प्रोग्राम एक अच्छी बात है, क्योंकि अगर तो कर्ज की नोयत पे डिपेंड करता है, हमें बिल्कुल इस पे क्लियर होना चाहिए कि जिसको हम पैकेज कह रहे हैं, ये एक लॉन्ग टर्म लेंडिंग का पैकेज है। और इस पैकेज के अंदर वर्ल्ड बैंक ने अपने प्रायोरिटी एरियाज हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलके आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे आपने अभी उनका जिक्र किया। और ये स्टेबिलिटी से जो ग्रोथ का सफ़र है, उसमें इन एरियाज में बिल्कुल पाकिस्तान को तवज्जो देनी चाहिए। और ये पाकिस्तान पे जो एतमाद है, मैं फिर से अर्ज करता जाऊं, ये लेंडर्स का एतमाद है। ये कोई जो है हमारे प्रोजेक्ट फाइनेंसियर या इन्वेस्टर्स की एक डिफरेंट होती है, लेकिन आलमी इदारों का जो एतमाद है वो अच्छी चीज़ है। लेकिन ये आलमी इदारों का एतमाद और उनकी सपोर्ट जो है फाइनेंशियल, ये तब ही चल पाएगी जब पाकिस्तान की सियासी तरजीहात आलमी इदारों के साथ जो प्रोग्राम तय करते हैं उसके साथ कन्वर्ज करेंगी और पाकिस्तान अपनी कैपेबिलिटी डिलीवरी की मजबूत कर पाएगा, क्योंकि डिलीवर तो हमने करना है, इदारा तो कर्ज दे देगा। तो ये चीजें हमें समझने की जरूरत है कि हम इस वक्त अगेन क्रॉस रोड्स पर है। मैक्रो स्टेबिलिटी आई है। अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट देखें, उसमें 3 रिस्क जो टॉप के हैं, उसमें नंबर 1 है कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क, जो कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है। नंबर 2 है जियो पॉलिटिकल टेंशंस, जो जैसे चीन और अमेरिका की टेंशंस बढ़ रही हैं, EU की बढ़ रही हैं, तो ये दूसरा है। तीसरा रिस्क है क्लाइमेट रेजिलियंस का और क्लाइमेट चेंज का। और चौथे नंबर पर आता है मैक्रो इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी के चैलेंजेस हैं। अब पाकिस्तान इन चारों रिस्क पाकिस्तान को हिट करते हैं। हमें चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी अपने जो होम ग्रोन इकोनॉमिक एजेंडा है उसको ग्लोबल इदारों के साथ सामने पेश करें, उससे अलाइन करें और अपनी रेजिलियंस को बिल्ड करना शुरू करें। और हम सब इस क्लाइमेट चेंज और क्लाइमेट के एजेंडे को लेकर तो ज़ाहिर पाकिस्तान और पाकिस्तान की हुकूमत भी बड़ी संजीदा है। COP29 में बड़ी संजीदगी के साथ इस मसले को उठाया भी गया पाकिस्तान की तरफ से। और ये जो हालिया चैलेंजेस हैं, इसमें ज़ाहिर बड़ी ताकतों का पाकिस्तान पर एतमाद और ये तरक्की पजीर ममालिक पर एतमाद भी बहुत ज़रूरी है। तो ये IMF का ये पैकेज और जो ये वर्ल्ड बैंक का ये एक 10 साला ये प्रोग्राम है, अब ये किस हद तक मदद कर सकता है पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, चूँकि उससे हमारी इकॉनमी बड़ा सफ़र कर रही है?
क्लाइमेट चेंज का चैलेंज एक क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है और हम हर साल देखते हैं, कभी फ्लड्स आते हैं, कभी ड्राउट्स आते हैं, लाइवलीहुड्स खराब होती हैं, घर गिर जाते हैं, सो इस चैलेंज को डील करने के लिए जो हमारा गेम प्लान है, मुझे उससे थोड़ा सा इख्तलाफ है, क्योंकि हम अभी तक समझ रहे हैं कि वेस्टर्न ममालिक जो हैं हमें फ्री का ग्रांट का पैसा हुकूमत को देंगे। हमने वो लॉस एंड डैमेज फंड के ऊपर बहुत जोर लगाया। इस वक्त जरूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान एक तो इंसेंटिव क्रिएट करे प्राइवेट सेक्टर के लिए कि पाकिस्तान अपनी रूपी बेस्ड इंडिजिनस फाइनेंसिंग रेज करे। देखें ना, क्लाइमेट रेजिलियंस की अगर एक हाउसिंग है तो मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान के इदारे और जो बिजनेस हाउसेज हैं बड़े, वो एक स्टॉक मार्केट पे बॉन्ड फ्लोट करें लोकल करेंसी का, जिसके अंदर इंसेंटिव हो लोगों को पार्टिसिपेट करने का। ये इतना ज्यादा बड़ा चैलेंज है कि जब आप अपना पैसा रेज करेंगे फिर इंटरनेशनल इदारों का पैसा उसको लेवरेज करता है। अगर हम फ्री की ग्रांट के इंतजार में बैठे रह जाएंगे तो फिर मुझे जिस तरह हमने 4-5 साल गुजार दिए, इस वक्त ग्लोबल कोई हमें ग्रांट का पैसा अवेलेबल नहीं है। हमें बड़ा क्लियर होना पड़ेगा कि हमें होम ग्रोन फाइनेंसिंग, होम ग्रोन कैपेबिलिटीज और इंसेंटिव्स क्रिएट करके ये जो वर्ल्ड बैंक का पैसा है या एशियन डेवलपमेंट बैंक का पैसा है उसको उसके साथ ब्लेंड करना पड़ेगा ताकि लेवरेज किया जा सके। और ये मॉडल, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिकल एलीट और ब्यूरोक्रेटिक एलीट ग्लोबल इदारों की जो स्ट्रक्चर और चेंजेस को कम समझती है, इस वक्त सब इदारे जा रहे हैं क्योंकि एड का पैसा श्रिंक कर रहा है। वो कहते हैं अगर हम $10 डालते हैं तो मुल्क उसको इस्तेमाल करके $20 मार्केट से रेज करें। इस मॉडल पे चलेंगे तो इंशाल्लाह कुछ रिजल्ट्स दिखाई देने शुरू करेंगे। और साहब, एक वन लास्ट क्वेश्चन के 10 गीगावाट जो बिजली की अपनी कैपेसिटी या पोटेंशियल हम बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हमारे पास पोटेंशियल और सलाहियत तो पहले से मौजूद है, लेकिन ज़ाहिर है कि डिस्ट्रीब्यूशन के और जो दीगर इस वक्त इशूज़ हैं, असल मसला कंजम्पशन का है कि हमें कंजम्पशन भी तो उसी एतबार से बढ़ानी है। तो अब ये पैदावार बढ़ाकर हम क्या कर लेंगे जब तक हम कंजम्पशन नहीं बढ़ा सकते, जब तक हम अपनी इंडस्ट्री को नहीं ग्रो कर सकेंगे? अगर ब्रीफली बता सकें। कि पैदावार तो पहले भी बढ़ाई हुई है लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं है, जैसे आपने जिक्र किया। लेकिन जरूरत इस अमर की है कि ये जो एडिशनल कैपेसिटी अगर तो ऑल्टरनेट एनर्जी की डेवलप हो रही है और हम अपने ट्रेडिशनल इंपोर्ट बेस्ड फ्यूल से हट रहे हैं तो अच्छी चीज है। अगर ये वही एक पुराने फार्मूले पे आईपीपी पे बढ़ रही है तो मुझे और आपको बहुत फिक्रमंद होना चाहिए कि इस तरह की कैपेसिटी की हमें जरूरत नहीं है। इस वक्त तो एक एनर्जी ट्रांजिशन के प्लान की जरूरत है जिसके तहत एनर्जी की कीमत घटाई जा सके, प्रेडिक्टेबिलिटी बेहतर की जा सके और इंडस्ट्री और प्रोडक्टिव सेक्टर की तरफ उसको डिविएट किया जा सके। उससे फिर मईशत के ऊपर आपको पॉजिटिविटी और कोरिलेशन दिखाई देनी शुरू हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ साहब, साबिक वजीर सरमायाकारी थे और यकीनी तौर पर हुकूमत इस मामले को लेकर संजीदा भी है और दुनिया भर में क्लाइमेट चेंज और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाइस ईवीज़ की मांग में बेपनाह इजाफा हो चुका है। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ इस कदर मकबूल हो चुकी हैं कि सड़कों पर उनकी तादाद पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियों से कहीं ज़्यादा होती जा रही है। नॉर्वे, नेदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी, चीन और अमेरिका में ईवी गाड़ियों की तादाद इस वक्त सबसे ज़्यादा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्वे में 80% ईवी गाड़ियां इस्तेमाल की जाती हैं, जिसकी शरह दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। साल 2023 में कंज्यूमर्स ने 17% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीदी हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की ग्लोबल इलेक्ट्रिक के मुताबिक 2022 में दुनिया भर से 10 मिलियन से ज़्यादा इलेक्ट्रिक कारें फरोख्त हुई थीं, जिसमें 35% का मजीद इजाफा होने का तखमीना लगाया गया है। आउटलुक के मुताबिक चाइना में आलमी मार्केट की 60% इलेक्ट्रिक गाड़ियों की फरोख्त हो रही है। पाकिस्तान में भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर तेज़ी से तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज और बढ़ते हुए इंपोर्ट बिल की वजह से बहुत नुकसान उठा चुका है और अभी भी उठा रहा है। पाकिस्तान का पावर सेक्टर बहरान का शिकार है। मुल्क में बिजली की पैदावार ज़्यादा है लेकिन कंजम्पशन बहुत कम है, जिसकी वजह से एक खसारा बढ़ता जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि पाकिस्तान तेज़ी से ईवी पर मुंतकिल होकर मुश्किलात से निकल सकता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बहुत अहमियत की हामिल है और एनर्जी
व्हीकल पॉलिसी 2025-2030 के तहत साल 2030 तक मुल्क में मजमूई तौर पर 30% तक गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर मुंतकिल करने का हदफ रखा गया है। यह हदफ 2040 तक 90% और फिर 2050 तक 100% तक मुंतकिल हो जाएगा। वजारत सनअत व पैदावार के मुताबिक साल 2022 से अब तक 2 और 3 पहियों वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 49% लाइसेंस भी जारी किए जा चुके हैं, जिनकी सालाना पैदावारी सलाहियत 40 लाख गाड़ियों की है। इस मामले पर प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम मजीद तफसील से बात करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद गुफ्तगू करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।